चलिए, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मीडियन को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म में। जैसे हमें 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम उनका मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो मिड की वैल्यू होगी वो हम मीडियन के फॉर्म में ले लेते थे अगर ये पहले से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई हो। इन केस ऑफ ऑड, इवन के केस का फार्मूला अलग था, लेकिन अगर हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया हो तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म का मतलब होता है कि हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ हैं और हमें उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम, तो मेडिकल के एग्जांपल ही लेते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के लिए। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के, जैसे डायबिटिक पेशेंट ले लेते हैं, हमारे पास 5 हैं, और बीपी पेशेंट ले लेते हैं 10, हमें यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ भी असाइन करनी पड़ेंगी नाम के साथ साथ। तो हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं वैल्यूज़ असाइन करने के लिए, या फिर इन्हें कुछ नंबर्स भी दे सकते हैं। तो हम नंबरिंग ही कर देते हैं 1, 2, और कुछ और पेशेंट ले लेते हैं थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, 3 और 4 इनकी नंबरिंग कर देते हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं 8 और 2। तो इस केस में अगर हमें मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मीडियन के फॉर्म में हमारे पास आएगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिड वैल्यू को निकालने के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मानते हुए कि हमारा डेटा पहले से अरेंज है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4 कंसीडर कर लें तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आज एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम आज जानेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है और ये कितने तरीके की होती है। हम लोग 2 तरह की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, एक होती है लेस देन टाइप और एक होती है मोर देन टाइप। मेडिकल के फील्ड में इसका क्या रोल है वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं इन केस ऑफ मेडिकल डेटा। तो मीडियन को निकालने के लिए जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंपल लेस देन टाइप होती है। तो अभी लेस देन टाइप इसे हम क्यों कहते हैं ये हम अगले एग्जांपल में आपको क्लियर करेंगे। पहले हम मीडियन को निकालना देखते हैं कैसे मीडियन निकल रही है। चलिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे हैं। पहली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आती है, जब नेक्स्ट वैल्यू पे हम आते हैं तो इसका नाम है कुमुलेटिव, यानी हम फ्रीक्वेंसी को कुमुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 + 10 = 15। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 15 + 8 = 23, और लास्ट वैल्यू आएगी 23 + 2 = 25। ये जो 25 है ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं। यानी सिग्मा एफ अगर हम करते थे तो पिछली क्लासेस में हमने देख रखा है कि सिग्मा एफ की वैल्यू आती है कैपिटल N। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें मिल गए 25। अब ये इवन है या ऑड है, तो 25 ऑड नंबर है। अब हम मीडियन के वही फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं इवन और ऑड वाले। ऑड के केस में हम क्या करते थे, इस केस में मीडियन कैसे निकलेगा, n + 1/2th टर्म या इस नंबर की जो वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन बनेगी। तो n की वैल्यू 25 है, और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 13th टर्म, यानी मीडियन हमारा जो 13वें नंबर पे वैल्यू होगी वो बनेगी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रोल आता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम ये जान लेते हैं कि 13वें नंबर की वैल्यू एग्जिस्ट कहाँ कर रही है। अगर हम नंबर 1 को देखें डायबिटिक पेशेंट को, तो टोटली 5 पेशेंट थे। अगले अगर हम बीपी वाले 10 पेशेंट को देखें तो यहाँ से आगे बढ़ने पर हमारे पास पेशेंट के नंबर हो गए 15, यानी 13th पेशेंट इसी ग्रुप में होगा। तो हम इस केस में कहते हैं कि हमारा जो मीडियन है वो है नंबर 2, यानी 13th नंबर का जो पेशेंट था वो सेकंड क्लास से बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने इस 2 को कहा मीडियन। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम ये जान जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर लेवल पर हमारे टोटल कितने पेशेंट हो रहे हैं। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं। सपोज़ कि हम शुगर का एक डेटा ले लेते हैं, डायबिटिक डेटा ले लेते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेंगे शुगर लेवल और एक तरफ लिख लेंगे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, शुगर लेवल
हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, लेस देन 40 एक क्लास हम बना लेंगे, दूसरी क्लास हमारी होगी 40 to 70, 70 to 110, 110 to 126, 126 to 300 और लास्ट वाली क्लास बना लेंगे 300 एंड अबव। तो अब कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप पता चलेगी होती क्या है और इसका फिर इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ पेशेंट्स का डेटा है, कितने पेशेंट्स हैं ये हम सम करने के बाद देख लेंगे कितने हैं। तो अभी हम नॉर्मल डेटा लिख लेते हैं। 10 पेशेंट हमारे पास हैं जिनका शुगर लेवल 40 के नीचे चला गया। 40 से 70 के बीच में जो पेशेंट्स हैं वो हैं 15, 70 to 110 120 पेशेंट, और 110 से 26 के बीच में हम ले लेते हैं 80, और इस रेंज में हम ले लेते हैं 20 और इधर ले लेते हैं 10। तो अब अगर हम पूरा डेटा ऐड करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल जाएंगे। ज़रा ऐड कर लेते हैं 255। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गए। अब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल 110 के नीचे ही रहता है, इसके ऊपर नहीं आता है, तो हमें एक अपर रेंज दे दी गई और इस केस में हम ये देखेंगे कि इससे नीचे कितना डेटा है, लेस कितना डेटा है। तब ज़रूरत पड़ती है हमें कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप की। तो लेस देन टाइप का निकलने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अपर रेंज के नीचे कितना डेटा है। तो अगर हम पहली क्लास लें तो पहली क्लास में अपर रेंज है 40 के नीचे कितने पेशेंट्स मिल गए 10। अगर हम क्लास नंबर 2 लेते हैं तो हमारी अपर वैल्यू है 70। अब हमको देखना है 70 के नीचे कितने पेशेंट्स हैं। तो 70 के नीचे वो भी रहेंगे जो इस रेंज में आ रहे हैं और वो भी पेशेंट्स रहेंगे जो इस रेंज में आ रहे हैं, यानी वो भी 70 के नीचे ही माने जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अंडर 70 इज़ 10 + 15 = 25। अब लेस देन टाइप का कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में कि ये अपर वैल्यू से लेस कितना है, हम ये देखते हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि 110 से लेस कितने पेशेंट्स हैं, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा जब हम इस वाली क्लास का लेस देन टाइप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप कितना आएगा, 25 और ऐड कर देते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 145। यानी इतने पेशेंट हमारे वो हैं जिनका शुगर लेवल हमेशा इसके नीचे रहता है। अब क्वेश्चन फिर से आ सकता है कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल इससे अपर रहता है। तो अपर के लिए हम पढ़ते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप। तो अभी हम मोर देन टाइप कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये वाली पूरी सेल फिल कर लेते हैं। तो अगली वैल्यू क्या आएगी, यानी हम देखते हैं 126 के नीचे कितने पेशेंट्स हैं, यानी ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल 126 के नीचे रहता है। तो इतने तो हमारे पास पहले ही आ चुके थे। वो सारे जो 110 के नीचे हैं वो भी 126 के नीचे ही रहेंगे। ये 80 हम और इसमें ऐड कर देते हैं, तो 225 रिजल्ट आ जाएगा हमारा। और अगर हम ये जानना चाहें कि 300 से नीचे कितने पेशेंट्स हैं, तो हम 20 और ऐड कर देंगे इसमें, 245। लास्ट वाले में 300 के नीचे कितने हैं, क्योंकि ये 300 एक वैल्यू है जिसके ऊपर का डेटा हमें यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम 300 के नीचे लिखना चाहेंगे तो हम इतने ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अपर रेंज नहीं दी गई है। 300 एंड अबव, यानी ये लोअर रेंज होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 300 एंड अपर रेंज हमें नहीं पता है। तो इस वाले लास्ट वाले डेटा को हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि अबव की वैल्यू को बताता है। नॉर्मल केस में हमारी जो इंटरवल्स होते हैं ये कंप्लीट होते हैं, यानी कभी ऐसा नहीं होता है कि लेस देन 40 मिले या ग्रेटर देन 300 मिले। एक रेंज बना कर दे दी जाती है। जैसे यहाँ पर हम रेंज लिखना चाहें तो लिख सकते थे 300 to 600 या 500, इस तरह से हम इसे लिख सकते थे। क्योंकि एक शुगर का मैक्सिमम लेवल कितना भी जाए, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल होगा, उसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अपर लेवल 1000 कर लेते हैं। सपोज दैट 1000 के नीचे अगर हम देखें नंबर ऑफ पेशेंट कितने, तो आ जाएगा 255। चलिए यहाँ पर हम लोअर रेंज एक 0 लिख लेते हैं ताकि हमारी क्लास कंप्लीट रहे। अब मोर देन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मोर देन कैसे निकलता है, मोर देन कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम लोअर रेंज से अबव कितनी वैल्यूज़ है ये देखते हैं। तो अगर पहले वाली क्लास हम ले लें तो इसमें हमारी लोअर वैल्यू है 0। 0 के ऊपर कितने पेशेंट हैं, तो जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे का सारा शुगर लेवल सबका 0 के ऊपर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 255। जब हम क्लास नंबर 2 पे आएंगे तो हमारी लोअर रेंज है 40, और अब हम देखेंगे कि 40 के अबव कितना डेटा है। तो 40 के अबव सारा डेटा होगा, बस उसको छोड़ देंगे हम जो 40 से लेस होगा। तो 40 से लेस कितने पेशेंट थे, 10, तो हम इसमें से 10 हटा देंगे। ये हो गया 245।
फिर नेक्स्ट क्लास पे आते हैं 72 अबव, तो 10 हम हटा चुके हैं पहले ही, 70 के नीचे ये 15 और हैं, इनको और हम हटा देते हैं, वैल्यू हमारी आ जाएगी 230। इसी तरीके से हम आगे की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी, तो हमारे पास आएगा 110। फिर हम ये वाला लेस करते हैं तो कितना आएगा 30, और लास्ट में ये 20 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। यानी अगर लास्ट वाली क्लास का हम इंटरप्रिटेशन देखें तो 300 के ऊपर जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है वो कितने पेशेंट्स हैं, 10। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रेज़ किया था कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल इसके नीचे है, तो वो आपको लेस देन टाइप में मिल गया, इस वाले में 145 पेशेंट्स। और अगर हम ये क्वेश्चन कहें कि 110 के ऊपर कितने लोग हैं, तो हम मोर देन में आएंगे। मोर देन में 110 के ऊपर के लिए हम कौन सी क्लास लेंगे, ये वाली, क्योंकि ये लोअर रेंज है और हमको इसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी ये दी हुई है। तो कितने पेशेंट्स ऐसे आए जिनका शुगर लेवल 110 से ग्रेटर है। तो ये कॉन्सेप्ट और भी मेडिकल के एग्जांपल्स हैं जिसमें यूज़ होते हैं। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हम देखते हैं डेटा को रीड करने के लिए। सभी को कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा, सब लोगों को जवाब देना है। हम अगर हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें तो ये डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है? कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूस है, सभी को कंटिन्यूस है, ये बात क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने पिछले टॉपिक पे जो हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था, वेरिएशन। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि वेरिएशन हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन वेरिएशन का ज़्यादा होना हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मेडिकल की फील्ड में वेरिएशन का ज़्यादा होना कैसे हमारे लिए समस्या बनेगा, ये हम देखेंगे। अगर हम किसी पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट रख रहे हैं, मान लेते हैं वो बीपी का पेशेंट है, और इस बीपी के पेशेंट को पहले जब ये आया पहली बार दिखाने, तो इसका जब मेज़रमेंट लिया गया बीपी का तो उसमें वेरिएशन दिखा। वेरिएशन इस तरह से दिखा, कभी उसका बीपी इस तरह से आ रहा था, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, तो इस तरह से इसके बीपी में वेरिएशन दिखा। तो ये वेरिएशन अगर ना होता तो हम इस पेशेंट को नॉर्मल ट्रीट करते, लेकिन जैसे इसके बीपी में फ्लैक्चुएशन हुआ, वेरिएशन आया, वैसे ही हमने इसको बीमार मान लिया, पेशेंट मान लिया, और अब हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वेरिएशन यहाँ पर आया, इसीलिए हमने इसको पेशेंट माना। यही वेरिएशन अगर बीपी के अलावा शुगर लेवल में आ जाए, शुगर लेवल की एक रेंज होती है 70 to 110 फास्टिंग। अगर फास्टिंग के शुगर लेवल में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाए, वेरिएशन थोड़ा सा है, मान लो 110 से ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, 125 तक जा रहा है, तब तक ठीक है, हम इसको प्री डायबिटिक मानेंगे। लेकिन वेरिएशन अगर ज़्यादा होने लगे तो इन जिस केसेस में वेरिएशन बढ़ जाता है वो सब हमारे लिए एक तरह से एनालिसिस के सब्जेक्ट बन जाते हैं कि हम इसकी एनालिसिस करें ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने वेरिएशन को जाना, मेडिकल की फील्ड में भी वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का पल्स रेट वेरी करने लगे तो भी हम विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। दूर करने के लिए हम इसकी एनालिसिस करेंगे पेशेंट्स की और देखेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है, फिर जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड होंगी वो उन्हें दी जाएंगी। तो अब हम वेरिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे आज की क्लास में। वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम कई सारे फार्मूले यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन फार्मूला आपके लिए है वो ये है कि जब हम वेरिएशन को मीन से डेविएट करके कैलकुलेट करते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। मीन से डेविएट करके कैलकुलेट करना अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एक प्रोफेसर यूल थे, इन्होंने बताया था कि मीन इज़ अ बेस्ट मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के कई मेज़र बताए, मीन के साथ साथ मीडियन बताया था, मोड बताया था, और भी होते हैं हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन ये आपके लिए कोर्स के बाहर हैं तो इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। फिर भी अगर इन तीनों में हम ये कहें कि विच मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ बेस्ट, तो प्रोफेसर यूल ने कुछ क्राइटेरिया दिए थे और इन्होंने बताया था कि मीन सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा मेज़र है। तो इसीलिए वेरिएंस को निकालते समय हम मीन से वैल्यूज़ डेविएट करते हैं। तो डेविएट क्यों करते हैं अब हम ये जानते हैं, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा जो भी डेटा था हमने उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया है। तो ग्राफ पेपर पे डेटा प्लॉट करना सबको शायद पता है, इसमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ हो तो बोल सकता है। चलिए ठीक है। तो जब हम इस डेटा का मीन कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मीन इसी डेटा के सेंट्रल में एग्जिस्ट होगा। सेंट्रल में एग्जिस्ट होने का मतलब जब हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर एवरेज लेंगे तो ये मीन इसके बाहर नहीं जा सकता है। अब आता है
कॉन्सेप्ट डेविएशन का। बाकी सारी वैल्यूज़ अगर इस मीन वैल्यूज से इतनी डिस्टेंस पे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, जैसे शुगर लेवल वाले केस में हमने एग्जांपल दिया कि 110 से अगर 125 तक जा रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, प्री डायबिटिक पेशेंट को मानेंगे और प्रिकॉशन लेने को कहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वेरिएशन दूर होने लगे, यानी सेंट्रल पॉइंट से इसकी वैल्यू दूर जाने लगे, तो इसका मतलब अब ये वेरिएशन हमको देखना है किस वजह से हो रहा है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो वेरिएशन को ये ग्राफिकली हम लोगों ने समझा है, अगर हमको इसको मैथमेटिकली समझना हो तो कैसे हम वेरिएशन को समझेंगे। तो वेरिएशन को मैथमेटिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन लेते हैं मीन से, सेंट्रल की वैल्यू से हम बाकी सारी वैल्यूज़ का डेविएशन लेते हैं। मान लो हमारे पास n पेशेंट का डेटा है x1 x2 डॉट डॉट xn। अभी आप सबको ये तो क्लियर है कि x1 क्या है, x1 इज़ द ऑब्जर्वेशन विच इज़ टेकन अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स x ऑफ फर्स्ट पेशेंट, किसी एक पेशेंट का किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत लिया हुआ डेटा। वैसे ही x2 क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले पेशेंट का शुगर लेवल नोट किया तो ये x1 हो गया, दूसरे का x2 हो गया। अब हमने इसको कैलकुलेट करके इसकी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मीन कैलकुलेट कर ली। अब हम ये देखेंगे कि डेविएशन कितना हो रहा है। तो डेविएशन के लिए हम हर वैल्यू से मीन को घटाते हैं, x1 से, x2 से, x3 से। जब हम सारी वैल्यूज से इस मीन को घटाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में एक थ्योरम है, उसमें कहा जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज़ ऑलवेज जीरो, यानी अगर हम इस डेविएशन को जोड़ने की कोशिश करें तो हमें वैल्यू मिलेगी जीरो। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। हम x1 x2 x3 की वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज दैट हमने वैल्यू ले ली 2, 3 एंड 4, हमने 3 वैल्यूज़ ले ली। तो हम इन 3 वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 3। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी 3, यानी हमारा मीन आ गया 3। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, डेविएट करेंगे, इन वैल्यूज़ को मीन से डेविएट करेंगे। डेविएट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ये है -1, 0 एंड 1। अब अगर आप इसको सम करें, यानी ये था डेविएशन यानी वेरिएशन, और हमने जब वेरिएशन को जोड़ा तो वैल्यू 0 आई, तो कोई फ़ायदा ही नहीं निकला। हम वेरिएशन की कैलकुलेशन कर रहे थे और हमने हर वैल्यू से मीन को डेविएट किया, लेकिन जब जोड़ा तो रिजल्ट 0 मिला। तो फिर वेरिएशन की स्टडी कैसे की जाए, तो फिर स्टैटिस्टिशियन ने एक सुझाव दिया कि हम इन वैल्यूज़ को जोड़ने की बजाय इनके स्क्वायर को जोड़ते हैं। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर हम -1 का स्क्वायर कर दें तो 1 आया, फिर 0, फिर 1 और फाइनल वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएशन का सम आया है वो 2 आया है। अब टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, 3। तो अगर हम इस वेरिएशन का एवरेज निकालना चाहें तो वैल्यू आएगी 2/3 यानी 0.66। फिर हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि सेंट्रल की वैल्यू से हर एक वैल्यू की एवरेज डिस्टेंस इतनी है। अब अगर ये एवरेज डिस्टेंस 0.66 की जगह पे 5 हो जाती तो फिर हम कहते वेरिएशन ज़्यादा है, और अगर ये डिस्टेंस 0.66 की बजाय 0.1 हो जाती तो हम कहते वेरिएशन बहुत ही स्लाइटली है, कम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, हमने इन डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हम इन सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो एक वैल्यू का है जो x1 के साथ है। इसी तरीके से x2 के डेविएशन का स्क्वायर अलग होगा और लास्ट वैल्यू के डेविएशन का स्क्वायर अलग होगा। हमको ओवरऑल अगर वेरिएशन चाहिए तो हम इन सारे डेविएशन को ऐड कर लेंगे। पिछली क्लासेस में हम सिंबल्स के बारे में सारी बात कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी को कहीं पर कोई समस्या आ रही तो आप पूछ सकते हैं। हमने इन सारे डेविएशंस के स्क्वायर को ऐड कर लिया, तो ये हमको मिल गया टोटल वेरिएशन कितना है। टोटल वेरिएशन आपके काम आएगा जब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे, लेकिन हमको टोटल वेरिएशन नहीं चाहिए, हमको वेरिएशन का एवरेज चाहिए। तो टोटल ये वैल्यूज़ कितनी थी, कैपिटल N। फिर हम इस वैल्यू को कैपिटल N से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज लेने का कॉन्सेप्ट ही यही है, सबको जोड़ो और जितने हो उतने से डिवाइड कर दो। तो हमने इनको N से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलती है वो थी वेरिएंस। ये है वेरिएंस का फार्मूला। अब अगर समझने में आपको फार्मूले में कहीं भी कोई समस्या हो रही तो आप बताइए, मैं एक क्वेश्चन से इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ कि वेरिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, आपके जवाब आने चाहिए। अगर सबको फार्मूला क्लियर है तो ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलिए, तो वेरिएंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हुआ
कि ये वेरिएंस क्या हमको ट्रू वैल्यू दे रहा है, यानी जितना एक्चुअल वेरिएंस है क्या ये हमको उसकी ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर किया गया था। स्क्वायर करने से वैल्यूज़ थोड़ा सा बढ़ गई, जिसकी वजह से हमको हमेशा ये पता चलेगा कि वेरिएशन बढ़ा हुआ है। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया गया। तो अगला जो स्टेप है वो है इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना। और जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपके कोर्स में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे स्टैंडर्ड लग गया, यानी ये ऐसा डेविएशन है जिसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं, मानक मान सकते हैं। जैसे कि 72,110 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वैसे ही जब हम किसी भी डेटा पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं ये वो डेविएशन है जो स्टैंडर्ड है। तो चलिए हम एक छोटा सा डेटा लेते हैं और उसका वेरिएंस कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। एक्स की वैल्यूज़ ले लेते हैं और एक्स की वैल्यूज़ हमने ले ली 3, 5, 8, 10 और हम इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसका मीन क्या आएगा 26/4। हम डेटा ऐसा लें कि हमारा मीन इंटीजर्स में आ जाए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हमको इसके 28 बनाना पड़ेगा। 28 के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। अब ज़रा डेटा ऐड करते हैं तो ये हो गया 10, 10, 20, 28, यानी अब हमारा डेटा हो गया 28। एवरेज लेने पर ये वैल्यू कितनी आएगी 7। अब हम निकालेंगे xi माइनस एक्स बार, यानी हम हर वैल्यू से मीन को घटाते हैं। 4 - 7, 6 - 7, 8 - 7 एंड 10 - 7 वैल्यू लिख लेते हैं। -3, -1, 1 एंड 3 स्क्वायर करेंगे हम इस वैल्यू का। चलिए स्क्वायर वैल्यू आएगी 9, 1, 1 एंड 9। फिर हम इसको सम कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 20। अब इस 20 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 4 हमारे पास। तो हमारा जो वेरिएंस होगा वो हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। और अगर अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो हमारा एक्चुअल वेरिएंस होगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसकी वैल्यू आएगी 2.23। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सारा डेटा सेंट्रल की वैल्यू से ऑन एवरेज इतनी डिस्टेंस पे है। अब अगर हमें कोई एक और सीरीज़ दे दी जाए, सेम पेशेंट्स की किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ली हुई सीरीज़ दे दी जाए और हम कहें कि इसका वेरिएशन 6 है, तो हम कौन सी सीरीज़ को मानेंगे कि ज़्यादा अच्छी है, इस वाली की या इस वाले को? जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 आया है ये शो करता है कि इसमें सेंट्रल वैल्यू से डेविएशन ज़्यादा है। और डेविएशन ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। डेविएशन ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर पेशेंट्स का शुगर लेवल एक लिमिट में, एक रेंज में जल्दी जल्दी अप एंड डाउन करे, जैसे किसी दिन शुगर लेवल खाली पेट 80 आया, फिर किसी दिन 120 आया, किसी दिन 160 आ गया, किसी दिन 70 आया, किसी दिन 220 आ गया, किसी दिन 300 आ गया। तो अगर ऐसा डेटा हमें मिलता है तो ऐसा डेटा हमें जब मिलेगा हम इसका वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा। और अगर कोई कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मीन्स उसका डेटा ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, जो खाली पेट वाला है वो लगभग ऐसे ही रह रहा है, तो हम कहेंगे इस पेशेंट की स्थिति पहले वाले पेशेंट से ज़्यादा अच्छी है। तो आई थिंक सभी को वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेरिएशन की स्टडी हमें क्यों करनी है और ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल में हम लोग बीपी ले सकते हैं। बीपी का फ्लैक्चुएशन हुआ, यानी दो पेशेंट्स की बीपी का वेरिएशन हम कंपेयर करेंगे। अगर उनका बीपी का वेरिएशन कम ज़्यादा हो रहा है या दो पेशेंट में जिसका ज़्यादा होगा वेरिएशन हम उसको ज़्यादा बीमार मानेंगे पहले वाले की अपेक्षा। और भी जितने भी वैल्यूज़ होती हैं मेडिकल टर्म में, सब में ये वेरिएशन हम ज़रूर चेक करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आगे के जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उनमें अब हमको, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नया टॉपिक अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होगा। हम अब डेफिनीशन, स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन क्लिनिकल रिसर्च, टाइप्स ऑफ डेटा हो गया, मेथड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमने आज देख लिया। इतना ही है, इसके अलावा है नहीं।
कोरिलेशन और रिग्रेशन एक नया टॉपिक है जिसकी चर्चा हम नई ही क्लास में करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल साइज एस्टिमेशन, मेजर ऑफ मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्ट है। फिर डेटा एनालिसिस तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ये तो एक बड़ा टॉपिक है। ये अगर सॉफ्टवेयर आप में कोई है और अगर वो मुझे आता है तो मैं करवा पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको स्टैट्स का बेसिक करवा पाऊँगा, जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है शायद, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, सिर्फ आपको फार्मूले और वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर स्टैंडर्ड डेविएशन समझ नहीं आया, एक बार प्लीज फिर से समझा एक बार और समझा देते हैं हम, बिल्कुल। व्हाट डू मीन बाय डेविएशन? आपका मीडियम जो रहा है वो इंग्लिश मीडियम रहा है, हिंदी मीडियम रहा है, ये बताइए मुझे। सर हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम है उनको भी समझ में आए, क्योंकि ये टर्म्स है ना, ये हमने कभी ना कभी पढ़ रखे हैं, लेकिन अब क्या है कि अब हम इन्हें इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा लैक हो। हम लोग पढ़ते थे विचलन, आपने पढ़ा है विचलन? विचलन हम लोगों ने पढ़ा। कल्पित माध्य विधि एक होती थी हाई स्कूल में, हम लोग मीन कैलकुलेट करते थे एज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसे हम कोई बात नहीं, चलिए मैं समझाता हूँ। विचलन का मतलब कोई वैल्यू किसी पॉइंट से कितना विचलित है। तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, ठीक है ठीक है। विचलन कहते हैं डेविएशन को। डेविएशन का मतलब होता है कि जैसे हमको एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, ये सेट ऑफ डेटा किसी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से कितना डेविएट हो रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना होता है। अब डेविएशन आपने समझ लिया कि डेविएशन क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डेविएशन हमको ये दिखाता है कि पेशेंट्स में कोई ना कोई ऐसी कमी ज़रूर है जिसकी वजह से उसका बीपी अप एंड डाउन हो रहा है, शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। तो हमें इसको जानना होता है कि ये कितना है, ये डेविएशन कितना है। डेविएशन को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, यानी मान लो इसका शुगर लेवल हमने कई पॉइंट्स पे लिया और हमने इसको नोट कर लिया। अब सेंट्रल की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया, यानी मीन, तो ये आ गया। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो जब हमने सेंट्रल की वैल्यू से इन सबको लेस किया तो हमें ये पता चला कि सेंट्रल की वैल्यू से ये कितनी डिस्टेंस पे है। सेंट्रल की वैल्यू क्या बताती है कि ऑन एवरेज डेटा सेंट्रल पे रहना चाहिए था। जैसे हम अगर शुगर लेवल की बात करें तो शुगर लेवल ऑन एवरेज कहाँ पे रहना चाहिए? फास्टिंग का अगर देखें तो यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन अगर ये यहाँ पे रहने की बजाय इस तरफ या इस तरफ जाने लगे तो हम कह रहे हैं डेविएशन हो रहा है। कहाँ से डेविएशन हो रहा है? सेंट्रल की वैल्यू से डेविएशन हो रहा है। और इस डेविएशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास पहले हम रीडिंग लेते हैं। जैसे किसी पेशेंट का अगर एक दिन डेविएशन आया, मान लो एक दिन डेटा 125 चला गया या 170 चला गया, तो एक दिन से कोई दिक्कत नहीं होती। किसी का भी शुगर लेवल एक दिन बढ़ सकता है, एक दिन घट सकता है, लेकिन अगर ऐसा लगातार होने लगे, हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। मान लो 10 दिन की हमने इसकी रीडिंग ले ली, तो जो 10 दिन का हमको डेटा मिला वो कुछ ऐसा मिल गया। तो जब लगातार 10 दिन तक इसका हमने डेटा लिया, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इसका ये वाला डेटा सेंट्रल की वैल्यू 70 to 110 से कितना डेविएट कर रहा है। सेंट्रल की वैल्यू में हमको रेंज मिली है, इस रेंज को हम समझने के लिए इसकी एक वैल्यू मिड की ले लेते हैं 90 इसके मिड में होगा, हमने 90 को मान लिया, ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है। तो अब हम बाकी सारी वैल्यूज़ को 90 से डेविएट करेंगे, यानी हमने ये माना कि ये एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा इधर उधर डेविएशन नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था कितना? 20 इधर जाता, 20 इधर जाता तो इस रेंज में रहता, लेकिन ये 20 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबको हम इस एवरेज से डेविएट करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले डेविएट किया 125 से 90 को, फिर हमने 170 से 90 को डेविएट कर दिया, तो हमको डिफरेंस पता चल रहा है कि सेंटर की वैल्यू से हमारा जो डेटा लिया अभी अभी हमने पेशेंट का, वो कितना डिस्टेंस पे है। अब जब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमने आपको बताया मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एक थ्योरम होती है कि अगर डेविएशन को हम सम करें तो वो आता है 0। तो अभी आप मान लो कि 0 आता है, अभी हम एक क्वेश्चन पे फिर से इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। यानी अगर हमने डेविएशन लेकर उसको ऐड करके एवरेज निकालना चाहा तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, क्योंकि वैल्यू 0 आ गई। तो अब किया जाए, डेविएशन को स्टडी कैसे किया जाए? तो फिर इन सारे डेविएशंस का क्या किया गया? स्क्वायर किया गया। स्क्वायर करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो जितने दिन का हमने डेटा लिया था हर दिन का वेरिएशन हमको मिल जाएगा, लेकिन ये वेरिएशन का टोटल होगा। हमको सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू चाहिए, यानी हम इस टोटल का एवरेज भी लेंगे, तो फिर हम निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? जितना भी डेविएशन है, अगर आपने पिछली क्लासेस की हैं तो आपको इन नोटेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था डेविएशन, ये था स्क्वायर, ये है उस स्क्वायर का सम और n से डिवाइड करने पर बन गया एवरेज।
और ये एवरेज कहलाता है वेरिएंस। फिर स्क्वायर की गई वैल्यू थी, तो वैल्यू जब स्क्वायर की गई तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट, हम इसका ले लेंगे अंडर रूट। तो जब हम इस वैल्यू का अंडर रूट लेते हैं तब जो वेरिएशन हमको निकल के आता है हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये डेविएशन स्टैंडर्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? यस सर। अब हम बात करते हैं इस समेशन की वैल्यू की जीरो होने की, यानी जब भी हम किसी डेटा को मीन से डेविएट करके सम करेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा। हम एक छोटा सा डेटा लेके इसको देख सकते हैं। मान लो हमने डेटा ले लिया 3, 6, 9, 10, 12। जरा इसका सम कर लेते हैं, कितना आएगा, 6, 3, 9, 9, 18, 12, 30 और 10, 40। टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 5। तो जब हमने टोटल वैल्यूज़ 5 से इसको डिवाइड किया तो हमारा मीन निकल के आया 8। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को मीन से डेविएट करेंगे। तो मीन से डेविएट हो रहा है, सबको दिख रहा है मीन से डेविएट होते हुए। चलिए जरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहली वैल्यू -5 आएगी, दूसरी वैल्यू -2, ये -1 आएगा, ये 2 और ये आएगा 4। जरा एक बार चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू सही है। 6 - 8 - 2 9 - 8 +1 आएगा, है ना। 10 - 8 2 12 हाँ ठीक है। जरा इसको ऐड करिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। आप सब बताइए मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। 0 आ रही है। तो अगर हम वेरिएशन लेकर डायरेक्टली उसको ऐड करते तो हर बार हमें 0 ही मिलता। तो फिर इस तरह से तो हम ये कहेंगे कि हमारे डेटा में वेरिएशन है ही नहीं। तो इसीलिए हमने इसका स्क्वायर किया, ऐड किया, एवरेज लिया, देन अंडर रूट लिया, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया था। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? यस सर, अगर जो हमें किसी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी पता है, जैसे आपने अभी इसमें रेफरेंस रेंज में ले लिया था 70 और 110 के बीच में 90, बिल्कुल, एंड हमारे पास एक दूसरी रेंज दे रखी है, तो हम पहले मीन निकालेंगे और उसे माइनस करेंगे, या फिर वो जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी मेंशन्ड है उसी से माइनस करके वेरिएंस निकालेंगे? अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी दे दिया गया तो उसी से करेंगे, और उसी से करेंगे, फिर अलग से रेंज से मीन निकालने की जरूरत नहीं नहीं होगी। ये तो मैं समझा रहा था, तो मुझे एक वैल्यू चाहिए थी इसलिए मैंने इसको ले लिया। अच्छा। और आप ये जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझसे पूछने, अगर आप मुझे क्वेश्चन दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर आप क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर दूंगी सर। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा था जिसमें ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी थी एंड रेंज भी दे रखी थी, तो मतलब सेंट्रल पर जब हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है तो हमें मीन निकालने की फिर जरूरत नहीं है। आप मुझे क्वेश्चन शेयर करिए ग्रुप पे, अपने डॉक्टर्स वाले ग्रुप पे शेयर करिए, वो मुझे मिल जाएगा। फिर मैं देखकर अगली क्लास में उसी क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन कर लूँगा, है ना। ओके ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, वेरिएशन जो मैंने समझाया, क्या ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा अभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन में? नहीं सर। चलिए ठीक है, सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं मान लेता हूँ, क्योंकि जवाब ना आने का मतलब मौन स्वीकृति भी होती है कि हाँ समझ में आया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारे नए टॉपिक होंगे और उन पे हम चर्चा करेंगे, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं ये भी देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।